हेलो एंड वेलकम। आज के वीडियो में हम समझेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट को। तो हम ट्रांसपोर्ट थ्रू मेम्ब्रेन देख रहे थे और हमने पैसिव ट्रांसपोर्ट की बात की और उसमें हमने ऑस्मोसिस और टोनिसिटी को समझा था। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट से कैसे मॉलिक्यूल्स इधर से उधर ट्रांसफ़र होते हैं। तो सबसे पहले एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता क्या है। तो अगर एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करें तो इसमें मॉलिक्यूल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इधर से उधर ट्रांसपोर्ट होते हैं, लेकिन अपनी लो कॉन्सेंट्रेशन से अपनी हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। तो जब हम पैसिव ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे थे तो हमने जस्ट इसका ऑपोजिट देखा था, मतलब मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफ़र अपनी हाई कॉन्सेंट्रेशन से अपनी लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, और इसमें कोई भी एनर्जी भी इन्वॉल्व नहीं थी। लेकिन जब मॉलिक्यूल्स अपनी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट मूव करते हैं, अगेंस्ट मूव करने का क्या मतलब है, अपनी लो कॉन्सेंट्रेशन से अपनी हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, तो फिर इसमें एनर्जी इन्वॉल्व होती है। और ये एनर्जी कहाँ से मिलती है? एटीपी के हाइड्रोलाइसिस से। एटीपी हाइड्रोलाइज होता है और वो एक फॉस्फेट ग्रुप को निकालता है और इससे एनर्जी रिलीज होती है, और ये एनर्जी काम आती है मॉलिक्यूल्स को उनकी लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ ट्रांसफ़र करने में। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब आप एक स्लाइड पर झूल रहे होते हो या स्लाइड पे नीचे की तरफ स्लाइड कर रहे होते हो, तो जब आप ऊपर की तरफ होते हो मतलब हाई होते हो, तो नीचे की तरफ आने के लिए आपको कोई एनर्जी यूज़ नहीं होती, आप आराम से नीचे फिसलते हुए आ जाते हो। लेकिन जब आप लैडर पर नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ते हो तो यहाँ पर फिर एनर्जी इन्वॉल्व होती है। आपको ऊपर चढ़ने के लिए क्या चाहिए होता है? एनर्जी चाहिए होती है। तो नीचे से मतलब मान लेते हैं कि लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जब भी मूवमेंट होगा तो उसमें एटीपी यूज़ होगा। तो ये बात ध्यान रखने वाली है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमेशा मॉलिक्यूल्स अपनी लो कॉन्सेंट्रेशन से अपनी हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, और इस प्रोसेस में एनर्जी यूज़ होती है किस फॉर्म में? एटीपी की फॉर्म में। तो यहाँ एटीपी में भी ए आ रहा है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी आपको ए दिख रहा होगा। तो आप याद भी ऐसे रख सकते हो कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी यूज़ होती है एटीपी की फॉर्म में, और मॉलिक्यूल्स अपने कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट से अगेंस्ट मूव होते हैं हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ अपनी लो कॉन्सेंट्रेशन से। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में दो चीज़ें ध्यान देने वाली हैं कि इसमें एटीपी यूज़ होता है और इसमें सॉल्यूट का जो मूवमेंट होता है वो अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। थर्ड चीज़ जो आपको ध्यान देनी है वो ये है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो भी मॉलिक्यूल्स या फिर मोर स्पेसिफिकली बोले तो आयंस जो ट्रांसपोर्ट होते हैं मेम्ब्रेन से इधर से उधर, वो एक कैरियर प्रोटीन के थ्रू होते हैं। तो जैसा हमने देखा था कि जब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है और इसमें लार्ज मॉलिक्यूल्स और चार्ज आइटम्स अलाउ नहीं होते। तो जो आयंस ट्रांसफ़र होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड बाइलेयर के थ्रू इधर से उधर नहीं आ जा सकते, इसीलिए उनके लिए एक कैरियर प्रोटीन होती है। और ये कैरियर प्रोटीन पैसिव ट्रांसपोर्ट से कैसे डिफरेंट होती है? पैसिव ट्रांसपोर्ट में हमने देखा कि जिधर भी हाई कॉन्सेंट्रेशन होगी मॉलिक्यूल का ट्रांसफ़र उस कैरियर प्रोटीन से दूसरी तरफ होने लगेगा, मतलब दोनों तरफ ट्रांसफ़र पॉसिबल था। लेकिन जब हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर सिर्फ एक डायरेक्शन में ये मूवमेंट आयंस का पॉसिबल होता है इन कैरियर प्रोटीन्स के थ्रू। तो ये तीन चीज़ें एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ हमने बेसिक की बात करी कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में होता क्या है। अब अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट सोडियम पोटेशियम पंप को देखते हैं। इसको हम सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप भी कहते हैं। एटीपीएस कहने का क्या रीज़न है? क्योंकि यहाँ पर एटीपी की हाइड्रोलाइसिस होती है, और पंप जितने भी कैरियर प्रोटीन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में काम करते हैं उन्हें हम एज अ पंप ही रेफ़र करते हैं, क्योंकि ये एज अ पंप के मैकेनिज्म पर ही काम करते हैं। अब ये पंप कैसे काम करता है उससे पहले ये समझ लेते हैं कि इसमें होता क्या है। तो यहाँ पर आप ये देख रहे हो, ये एक सेल है और ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब ये जो बीच बीच में रेड कलर के आपको दिखाई दे रहे हैं, ये एक सोडियम पोटेशियम पंप है। तो हमने पीछे बात की थी जब ट्रांसपोर्ट पढ़ रहे थे कि कोई भी मैकेनिज्म या कोई भी रिएक्शन तब तक होती है जब तक दोनों तरफ इक्विलिब्रियम नहीं हो जाता, मतलब दोनों तरफ सॉल्यूट की या मॉलिक्यूल्स की कॉन्सेंट्रेशन सेम नहीं हो जाती। लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में खुद दोनों तरफ जो चार्ज या आयंस प्रेजेंट होते हैं वो सेम कॉन्सेंट्रेशन में नहीं होते।
अगर हम सेल के अंदर की बात करें मतलब साइटोसोल की तरफ, तो वहाँ पर पोटेशियम आयन बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में होते हैं। वहीं अगर सेल के बाहर की बात करें मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में, तो यहाँ पर सोडियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई होती है। अब जब ये सोडियम पोटेशियम पंप काम करता है तो ये कैसे काम करेगा, क्योंकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट है तो जहाँ पर लो कॉन्सेंट्रेशन होगी वहाँ से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ आयंस मूव करेंगे। तो अगर हम सोडियम आयंस की बात करें तो सोडियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन किधर कम है, साइटोसोल की तरफ, तो वो मूव करेंगे सेल के बाहर। वहीं पोटेशियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन सेल के बाहर कम है तो वो किधर मूव करेंगे, वो सेल के अंदर जाएंगे। तो यहाँ पर भी ये 1:1 के रेशो में काम नहीं करते, मतलब एक सोडियम आयन बाहर गया तो एक पोटेशियम आयन अंदर आया, ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होता है कि 3 सोडियम आयन्स जब सेल के बाहर जाते हैं तो 2 पोटेशियम आयन सेल के अंदर आते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दोनों तरफ एक इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट सेट होता है। और इस इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट को क्यों सेट करना होता है, क्योंकि सेल को सेल टू सेल मैसेजेस सेंड करने होते हैं। बहुत इजी लैंग्वेज में अगर समझे, जैसे नर्व सेल से सेल इंटरेक्शन करना है या कोई सिग्नल भेजने हैं, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट सेट होता है। उसमें क्या होता है कि सेल के बाहर की तरफ आपको मोर पॉजिटिव चार्ज दिखाई देगा, लेकिन सेल के अंदर की तरफ आपको उतना पॉजिटिव चार्ज नहीं दिखाई देगा। तो इन कंपैरिजन अगर हम बोलें तो सेल के अंदर आपको नेगेटिव चार्ज दिखाई देगा। होता दोनों तरफ पॉजिटिव ही है, लेकिन सेल के अंदर की जो साइड होती है मतलब साइटोसोल की तरफ, वहाँ पर आपको नेगेटिव चार्ज मिलेगा। तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ये सोडियम और पोटेशियम आयंस की कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस सोडियम पोटेशियम पंप से सेट रहता है। अब ये सोडियम पोटेशियम पंप काम कैसे करता है, इस तरफ आपको ये जो लेफ्ट पिक्चर दिख रही होगी, इसमें मैंने आपको सोडियम पोटेशियम पंप दिखाया है। तो यहाँ पर आप जो ये पिंक कलर के सर्कल देख रहे हो, ये है पोटेशियम आयन, और यहाँ पर आपको जो ये ब्लू कलर के रेक्टेंगल दिख रहे हैं, इन्हें हम सोडियम आयन बुलाएंगे। तो सेल के बाहर क्या होते हैं, सोडियम आयन ज़्यादा होते हैं, और सेल के अंदर पोटेशियम आयन की हाई कॉन्सेंट्रेशन होती है। तो हमने समझ लिया कि कौन अंदर जाएगा और कौन बाहर आएगा। अब हम बात करेंगे कि ये पंप मतलब सोडियम पोटेशियम पंप कैसे काम करता है और एटीपी कैसे यूज़ होता है। तो सबसे पहले अगर हम कॉन्फर्मेशन 1 पर आए, जैसा हमने पैसिव ट्रांसपोर्ट में भी देखा था, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में, कि कैरियर प्रोटीन का कॉन्फर्मेशन चेंज हो रहा था, तो यहाँ पर भी कैरियर प्रोटीन का कॉन्फर्मेशन चेंज होगा। तो सबसे पहले स्टेज की अगर बात करें तो जब ये अंदर की तरफ ओपन होता है, यहाँ आपको दिख रहा होगा फर्स्ट इसमें कि अंदर की तरफ ये ओपन है, तो अंदर की तरफ जब ये कैरियर या ये पंप ओपन होता है तो इसकी एफिनिटी होती है सोडियम आयंस के साथ बहुत ज़्यादा। एफिनिटी का मतलब है कि अगर ये खुलेगा इस तरफ तो सिर्फ सोडियम आयंस को अट्रैक्ट करेगा। प्रेजेंट पोटेशियम आयन भी है, लेकिन ये इस टाइम पर जब ये अंदर की तरफ ओपन होता है तो इसकी एफिनिटी सोडियम आयंस के साथ बहुत ज़्यादा होती है। और इसके लिए यहाँ पर एक एटीपी यूज़ होता है, क्योंकि यहाँ पर पोटेशियम आयन बहुत हाई कॉन्सेंट्रेशन में है, लेकिन इसका कॉन्फर्मेशन ऐसा सेट होता है कि इसकी एफिनिटी इस टाइम पर सोडियम आयंस के साथ बहुत हाई होती है। फिर उसके बाद दूसरी स्टेज में जब ये दूसरी तरफ ओपन होता है मतलब सेल के बाहर, तो ये सोडियम आयंस को रिलीज़ कर देता है और वही एनर्जी यूज़ करके इसकी कॉन्फर्मेशन चेंज होती है और फिर इसकी एफिनिटी पोटेशियम आयन के साथ ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ पर जब इसने सोडियम आयंस को सेल के बाहर रिलीज़ कर दिया तो इसकी एफिनिटी या इसकी जो कॉन्फर्मेशन चेंज होती है वो फिर पोटेशियम आयन को अपने अंदर बाइंड करती है। तो अब अगर थर्ड कॉन्फर्मेशन की बात करें तो यहाँ आपको दिख रहा होगा कि इससे पोटेशियम आयन बाइंड हुए हैं। अब फोर्थ कॉन्फर्मेशन में क्या होता है कि ये अंदर की तरफ ओपन होता है मतलब साइटोसोल की तरफ, और इसमें से ये पोटेशियम आयन रिलीज हो जाते हैं। तो ये अपनी कॉन्फर्मेशन चेंज करता है। एक तरफ जब सेल की तरफ ओपन होता है मतलब साइटोसोल की तरफ ओपन होता है तो इसकी एफिनिटी सोडियम आयंस के साथ बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जब ये सेल के बाहर मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में ओपन होता है तो इसकी एफिनिटी पोटेशियम आयन के साथ बहुत ज़्यादा हो जाती है। और यही कॉन्फर्मेशन चेंज के लिए इस एक्टिव ट्रांसपोर्ट में सोडियम पोटेशियम पंप को एटीपी की ज़रूरत होती है।
क्योंकि हर बार इसका कॉन्फर्मेशन चेंज हो रहा है और एफिनिटी चेंज हो रही है, इसीलिए यहाँ पर एनर्जी की ज़रूरत होती है। और ये एनर्जी कहाँ मिलती है? एटीपी से मिलती है। तो यहाँ पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी का यूज़ इसीलिए होता है कि लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होता है, और दूसरा ये जो प्रोटीन काम करता है इसका कॉन्फर्मेशन चेंज करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो ये था एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें हमने देखा कि सोडियम पोटेशियम पंप कैसे काम करता है। अब अगर एक्टिव ट्रांसपोर्ट के टाइप की बात करें, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है दो तरीके का या दो टाइप्स का, जिसमें हम देखते हैं एक प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें हमने अभी सोडियम पोटेशियम पंप की बात करी। इसके अलावा एक और एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है जिसे हम जानते हैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के नाम से। तो सोडियम पोटेशियम पंप पे एनर्जी का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो रहा था, एटीपी का डायरेक्ट यूज हो रहा था और उसके थ्रू मॉलिक्यूल्स ट्रांसफ़र हो रहे थे। लेकिन सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की स्टोर्ड एनर्जी को यूज़ करके जब मॉलिक्यूल्स ट्रांसफ़र होते हैं तो उसको हम सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। तो ऐसा हम कहाँ देखते हैं? तो इंटेस्टाइन की ल्यूमन में जब सोडियम अपने सोडियम पोटेशियम पंप से बार बार सेल से बाहर जाता है तो वहाँ पर सोडियम की कमी होने लगती है। तो इसमें क्या होता है कि एक सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर होता है, क्योंकि दो मॉलिक्यूल साथ ट्रांसफ़र हो रहे हैं, इसीलिए इसे हम को ट्रांसपोर्टर के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर सोडियम ग्लूकोज का जो को ट्रांसपोर्टर होता है उसमें क्या काम करता है वो, कि वो सोडियम को सेल के अंदर भेजता है और उसी के साथ साथ ग्लूकोज भी उसी एनर्जी को यूज़ करके अंदर की तरफ पास कर दिया जाता है। तो यहाँ पर सोडियम और ग्लूकोज दोनों साथ ट्रांसफ़र हो रहे हैं एक स्टोर्ड एनर्जी को यूज़ करके, जो हमने सोडियम पोटेशियम पंप के टाइम पर स्टोर की हुई थी। तो ऐसे ट्रांसपोर्ट को फिर हम सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के नाम से जानते हैं। अब अगर दोनों मॉलिक्यूल्स एक ही डायरेक्शन में जाते हैं तो इसे हम सिम्पोर्ट कहते हैं। अगर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव होते हैं तो इसे हम एंटीपोर्ट के नाम से जानते हैं। तो इसे हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में। इसके अलावा सोडियम पोटेशियम पंप को और डिटेल में समझेंगे। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आज हमने देखा एक्टिव ट्रांसपोर्ट देखा, और उसमें देखा कि लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल्स ट्रांसफ़र होते हैं और उसमें हमें एटीपी का यूज़ होता है। उसके बाद हमने कैसे काम करता है सोडियम पोटेशियम पंप, 3 सोडियम आयंस बाहर जाते हैं और 2 पोटेशियम आयन अंदर आते हैं। अब हमने सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की भी बात की, जो कि प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का ही यूज़ करके, एनर्जी का यूज़ करके एक और मॉलिक्यूल्स अगर ट्रांसपोर्ट होता है तो उसे हम सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।